जय हिंद दोस्तों, फाइनली सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसकी जानकारी खुद मेरे भाई एसएससी के वेबसाइट पर आपको जाने को देखने को मिल जाएगी। एसएससी की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in, आप जब वहां पर जाओगे तो नोटिस ऑफ मेरे भाई सीजीएल 2025 आ जाएगा। यहां क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और यहां क्लिक करके नोटिफिकेशन को देख सकते हो। तो जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन खुल करके मिल जाएगा, जहां पर सारी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दे दी है। तो ये वीडियो के अंदर में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। फॉर्म का मेरे भाई डेट हो गया, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, वेंडर के बारे में भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और कोई भी अगर डाउट होगा तो एंड में कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आप वहां पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के। तो देखिए 2022 से अगर आप यहां पर कवर करते आए तो 2022 में 36,000 के करीब में, कितने करीब में मेरे भाई, लगभग 36,000 के करीब में ये वैकेंसी थी। और 2023 में आते आते ये वैकेंसी जस्ट अपनी 1/4 हो गई, 8,415 वैकेंसी। 2024 में मेरे भाई 18,234 वैकेंसी थी और 2025 में अभी जो रिपोर्ट हुई है वो 14,582 है। हालांकि इस वैकेंसी के बढ़ने की भी उम्मीद है, लोगों को ये टेंटेटिव नजर आ रहा है, बट ये 17-18 हजार तक ये जा सकता है। तो एक बार इस बार वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, अगर हम बात करें 8,000-9,000 के मुकाबले। तो लोग क्या हो सकते हैं, जैसे कि पिछली बार भी आपने देखा था जब ये वैकेंसी आई थी, काफी ऐसे लोग थे जो यूपीएससी की, बैंकिंग की और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वो एसएससी में मूव कर गए, जिसके कारण कंपटीशन थोड़ा बढ़ा। तो इस बार भी ये आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने तैयारी को शुरू से ही बहुत सतर्क रखें, सावधान रखें और बेहतर रखें, ताकि इस बार आपको मेरे भाई जो है सिलेक्शन मिल जाए। कोशिश है कि ये वैकेंसी और बढ़ जाए और जितना बढ़ेगा आपके लिए उतना ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर फायदा है। बात करते हैं फॉर्म को लेकर के कि फॉर्म आप कब से लेकर के कब तक भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 9 जून से है, अंतिम जो डेट है वो मेरे भाई यहाँ पर 4 जुलाई है। कुल मिलाकर के 25 दिन के करीब में आपको मिलता है फॉर्म भरने का, 1 महीने का समय नहीं है। तो इतना आप वेट ना करें अंत तक का कि हम एंड में भरेंगे। बाद में क्या होता है, वेबसाइट काम नहीं करती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, सोचते हैं दोबारा से एसएससी डेट देगी, दोबारा से एसएससी डेट नहीं देती है। वो एक बार 36,000 जब वैकेंसी आई थी तो 1-2 दिन का शायद एक्सटेंशन मिला था, लेकिन उसके बाद ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर फॉर्म में आपने कोई गलती कर दी है तो 9 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक मेरे भाई आप यहां पर उस गलती को सही कर सकते हैं। वो एक स्पेशल विंडो खुलेगा, उसमें आप जाकर के करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। बात करें पेपर के डेट को लेकर के कि सर पेपर कब होगा, तो चूंकि सीजीएल में 2 पेपर होते हैं, टीयर 1 और एक होता है मेंस। यहां पर टीयर 1 जो होगा मेरे भाई वहां पर 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक होगा और मेंस जो होगा 3 महीने के बाद में यानी दिसंबर में होगा। तो अच्छा खासा बच्चों को इस बार मेंस का तैयारी करने का मौका मिला है, जो कि जनरली 2022 और 2023 के पेपर में देखने को नहीं मिला। 24 वाले में मेंस का अच्छा खासा समय मिला था, बच्चों ने उसका फायदा उठाया और आपको कट ऑफ भी देखने को मिला कितना अच्छा गया था। ऐसे ही यहां पर इस बार भी अच्छा खासा टाइम मिला है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो इसकी तैयारी कैसे होगी, क्या होगी, वो भी हम वीडियो के एंड में बताएंगे। बात करते हैं इस फॉर्म के फीस को लेकर के। तो यहां पर क्या है, आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, 100 रुपए का फॉर्म लगेगा। एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो कोई पैसा नहीं लगेगा। और किसी भी कैटेगरी की अगर आप महिला है, फीमेल कैंडिडेट है, तो कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने जो डेट माना है वो 1 जनवरी नहीं, 1 अगस्त 2025 को एक रेफरेंस डेट माना है और इसके आधार पर वो आपकी उम्र की कैलकुलेशन करेंगे। क्वालिफिकेशन में अगर देखो 2 पद होते हैं, एक जीएसओ का होता है और एक बाकी सारे पद होते हैं। डबल ए की इस बार वैकेंसी नहीं है, ठीक है, तो डबल ए की हम अलग से चर्चा नहीं करेंगे। जीएसओ एक स्पेशल पद होता है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अगर हम इसमें बात करें मेरे भाई यहां पर, तो देखो आपको इसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें 60% मार्क्स आपका मैथमेटिक्स में हो 12th लेवल में, या फिर स्टैटिस्टिक्स आपका एक पेपर होना चाहिए डिग्री में, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं शुरू में वहां पर जीएसओ में जाकर के टिक कर देते हैं और बाद में जब उनका वहां पर नंबर आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको छांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास 12th में मैथ सब्जेक्ट नहीं था जिसमें 60% से ऊपर स्कोर किया हो, या ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स का पेपर नहीं था। तो ये मत करना, फालतू का सीट मत खराब करना किसी और के लिए। अगर एलिजिबल नहीं हो तो वहां पर यस मत भरना, बस मेरा इतना कहना है, ठीक है। स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2 के लिए क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में जहां स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो, मतलब तुमने ग्रेजुएशन किया हो, स्टैटिस्टिक्स एक पेपर हो कभी भी, ठीक है। और कहा है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। ये मेरे भाई बहुत जरूरी है। और बाकी सभी पदों के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, अच्छा यूनिवर्सिटी हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, चाहे तुम बीटेक हो या तुमने ग्रेजुएशन किया, फर्क नहीं पड़ता, आप सीजीएल का पेपर मेरे भाई यहां पर दे सकते हैं। एज को लेकर के सबसे ज्यादा बच्चों में चर्चा होती है, सबसे ज्यादा यहां पर कैलकुलेशंस होते हैं,
क्या होगा, कैसे होगा? तो देखो, जो पद मेरे भाई 28 से 27 साल के लिए है, उसमें जो कैंडिडेट है मेरे भाई 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2007 के बीच में इसका जन्म होना चाहिए। बिटवीन का मतलब इसके बीच में अगर हम बात करें। वैसे ही जिसमें 20 से 30 साल की रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए ये डेट होना चाहिए, 18 से 30 है तो आपके लिए ये डेट होना चाहिए, और 18 से 32 है तो अगर आपके पास में ये डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, तो बिल्कुल हर बार अलग अलग कैटेगरी को लेकर के रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी SC ST है, इनको इसके अलावा जैसे मानो कोई बच्चा है 27 साल का हो गया, लेकिन अगर वो SC ST में है तो उसमें 5 साल आप और जोड़ दीजिए, यानी उतने साल आगे तक का वो और पेपर दे सकता है। OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एक्स सर्विस वन वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन का ये फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म का जो नया वेबसाइट है आपका ssc.gov.in, आप यहां से कर सकते हैं, या फिर मेरे भाई यहां पर माई SSC नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप वहां से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कोशिश करिए वेबसाइट से ही भरने को, ठीक है, यहीं से आपका सही रहेगा। OTR भी अगर आपने नहीं किया तो आप OTR भी यहीं से कर लीजिएगा। साफ तौर पर यहां पर लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है, available on the website of the commission sample pro forma of OTR, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अटैच, और इस कनेक्शन में अटैच है, तो आप जाकर के यहीं से भरना। अगर हम बात करें फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस मेरे भाई यहां पर क्या है, तो प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट 2 पार्ट। पहले तुम्हें OTR करना पड़ेगा। जितने बच्चे हैं जो पहली बार SSC का फॉर्म भर रहे हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये सिर्फ एक बार होता है, आप उसको कर लेते हैं, उसके बाद में SSC के आ रहे हर फॉर्म को आप मेरे भाई बड़े आसानी से भर सकते हैं। OTR सिर्फ एक बार करना होता है, उसके बाद आप CGL CHSL इनमें OTR करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सीधा सीधा इनका फॉर्म भरो, बस बात खत्म यहाँ पे। तो पहले OTR करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। हालांकि जिन्होंने पहले से OTR कर रखा है उनके लिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो अगर हम OTR की बात करें तो OTR के लिए बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको बढ़िया से समझना और जानना। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। और वो ये है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया है। करंट एग्जामिनेशन में सारे के सारे कैंडिडेट को अपना आधार ऑथेंटिकेट करना है, नंबर डाल करके यहाँ पर, और OTR करना है। OTR करने के बाद में तब मेरे भाई तुम अपना फॉर्म भर पाओगे। OTR क्या है, इसके ऊपर में डिटेल में प्रशांत सर ने एक वीडियो बना रखी है, आप सर्च करोगे OTR बाय प्रशांत सोलंकी सर तो आपको मिल जाएगा। आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन के ऊपर में भी उन्होंने वीडियो बना रखी है, तो आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन बाय प्रशांत सोलंकी सर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये दोनों बातें आपको बढ़िया तरीके से जानने को मिल जाएंगी। फॉर्म को अप्लाई करते वक्त में आपको ये 2 बातों का मेरे भाई यहां ध्यान रखना है। उसके बाद में जब आप फॉर्म में मेरे भाई अप्लाई करते हो तो जो फोटोग्राफ होती है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर फॉर्मेट में लेना, और उसका एक रेंज है कि जो फोटो होगी वो 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, और ये उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। कई बच्चों का फोटोग्राफ के चक्कर में मेरे भाई जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो कृपया करके ऐसी गलती मत करना यहाँ पर, और इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, साथ में मेरे भाई यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो बहुत ही जरूरी बात है और स्पष्ट भाषा में समझने की जरूरत है। यहाँ थोड़ा वीडियो को तुम लोग 1x पे करके मेरी बात को सुनो। कहा गया मेरे भाई, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो नए वाले वेबसाइट पर होना चाहिए, ssc.gov.in। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको नया OTR जनरेट करने के लिए। अगर किसी ने मेरे भाई यहाँ पुराने वाले वेबसाइट पर किया है जो कि ssc.nic.in है, तो उसको फंक्शनेबल नहीं माना जाएगा। असल में क्या हुआ, SSC ने अभी एक नई वेबसाइट बनाई है, तो पुराने वाले का डेटा उसको इंपोर्ट नहीं कर पाई है, वो इंपोर्ट नहीं कर पाई है, तो वो ये चाहती है कि नए वाले वेबसाइट के ऊपर में सारे बच्चे दोबारा से OTR कर लें बढ़िया तरीके से, और इसी के ऊपर में फॉर्म भरे, और इसको पूरी तरीके से वेबसाइट को बाद में बंद कर दिया जाए। तो आप लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में अक्सर क्या होता है कि जैसे मानो फॉर्म भरते वक्त में फोटो थोड़ी ब्लर हो जाती है या सिग्नेचर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो बाद में बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहां पर एक SSC ने छूट दिया है कि जो बच्चा आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन कर लेता है, ठीक है, तो अगर कहीं पर उसका फोटो अगर मानो ब्लर है या उसका सिग्नेचर ब्लर है, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत बच्चों को मिल रही है आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन करने पे, कि विल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट। उसके अलावा अगर मानो तुम सेंटर लेट पर पहुंचते हो या सेंटर पर जाने पर तुम्हारा कहीं फोटो वोटो में कोई दिक्कत होती है, तो वहां तुम्हें बढ़िया तरीके से कोऑपरेट किया जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि तुमने आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन कर लिया है।
आप पढ़ सकते हैं, सच कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर रीसेंट कलर फोटोग्राफ। आपको वहां जाकर के अपना कलरफुल फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आपने आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन किया है, या कोई ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, और आपका समय बच जाएगा, आप आराम से अपना जाकर के पेपर दे पाएंगे। तो ये एक आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन करने का सबसे बड़ा फायदा है। तो नए वेबसाइट पर ओटीआर भी कर लेना और नए वाले पर आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन ये भी कर लेना। जो तुम्हारा लाइव फोटोग्राफ होगा ना, जब तुम उसको अपलोड कर रहे होगे, तो उस केस में मेरे भाई ध्यान रखना कि किसी भी तरीके से सर पे टोपी, आंखों में चश्मा, ऐसा कुछ ना हो। नॉर्मल वे में हंसते मुस्कुराते एक बढ़िया सा अपना फोटो देना। फोटो खींचते वक्त में, फोटो जब तुम स्नैप ले रहे होगे तो दोनों कान तुम्हारे दिखने चाहिए, फोटो एकदम सीधी आकार में होनी चाहिए, आंख में कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी में फोटो ली गई हो और किसी तरीके से फोटो ब्लर ना हो। फोटो में अगर हम बात करें तो इस तरह के डिजाइनदार फोटो एक्सेप्टेबल नहीं है, खाली चेहरा दिख रहा है, खाली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। एक डिसेंट सा फोटो जहां पर पीछे अगर लाइट है तो शॉर्ट डार्क हो, और पीछे डार्क है तो शॉर्ट लाइट हो, और दोनों कान दिख रहे हो, कोई चश्मा ना हो। इस तरीके का मेरे भाई डिसेंट वे में, दाढ़ी वाड़ी रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए एसएससी नहीं बोलती है कि पूरा तुम यहाँ पर हटवा करके फोटो लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, बस चश्मा मत पहनना, ठीक है। अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंट की बात करें जिसके आधार पर आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं या फिर कट ऑफ में थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि ओबीसी का, एससी एसटी का या ईडब्ल्यूएस का, तो ये जो डॉक्यूमेंट है कोशिश करो कि इस डेट के, फॉर्म के एंड होने के पहले बनवा लो। कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है फॉर्म के एंड डेट के पहले बनवाया जाता है, जैसे कि 4 जुलाई 2025 के पहले। इसके पहले का बनवाओगे तो ये मान्यता प्राप्त है, बेहतर है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट उसके बाद में बनते हैं, क्रूशियल डेट के बाद में बनते हैं, तो रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसको प्रोविजनल यानी होल्ड पर डाल देते हैं, चेक करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तब उसके बाद में एंटर करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, अब जैसे मानो किसी बच्चे ने आज तक फॉर्म का नहीं बनवाया होगा, एससी एसटी का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद में वहां पर जाएगा, तो क्या पता 1.5 महीने के बाद में उसका है। तो फॉर्म भरते वक्त में तुमको डॉक्यूमेंट कहीं पर अपलोड नहीं करना, फॉर्म भरते वक्त में खाली बताना तुम किस कैटेगरी के हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहां पर जांच पड़ताल होती है। अच्छा, इसका कई लोग ऐसे फायदा उठा लेते हैं कि शुरू में सोचते हैं कि हम एससी एसटी के नाम पे भर देंगे, हम ओबीसी के नाम पर भर देंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर मानो हम ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो हमको जनरल में जो है काउंट कर लिया जाएगा। अरे बेवकूफो, एक बात बताओ, ऐसे तो मैं एससी एसटी का मेरे भाई नाम पर भर दूं मैं, ठीक है, और कट ऑफ जो प्री का मैं क्वालिफाई करूंगा वो एससी एसटी के नाम पे, प्री का जो कट ऑफ के बाद मेंस का कट ऑफ आएगा वो एससी एसटी के नाम पे, और जाकर के बाद में बोलेंगे नहीं हमको जनरल में डाल दीजिए। पॉसिबल है? नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर तो सीधा वैसे केस में आपको यहाँ पर रिजेक्ट ही मार दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा, और हो सकता है आपके ऊपर में दिक्कत भी आ जाए, तो ये काम मत करना। जिस कैटेगरी के हो उसी कैटेगरी का फॉर्म भरना, ठीक है, और उसी कैटेगरी के आधार पर मेरे भाई जो है अपना पेपर देना। अगर हम इसमें मोटा मोटी मैथ्स के सिलेबस की बात करें, क्योंकि जो हमारा विषय है वो मैथ्स है, तो मैथ्स में आपका ये पूरा पूरा टॉपिक हो जाता है जो आपको पढ़ना। ये अरिथमेटिक का टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, और ऐसे ही तरीके से जिस तरीके से एसएससी के नोटिफिकेशन है उसी तरीके से हमने कंप्लीट वीओडी बैच है, चैंपियंस बैच में पढ़ा रखा है, तो आप वहां से कर पाओगे। बेसिकली मैथ्स में 2 भाग होते हैं, पूरा ये अरिथमेटिक है, पूरा ये एडवांस है आपका। इस तरीके से आपको पढ़ना है, और कुछ अदर चैप्टर हैं जो दोनों से थोड़े से परे हट करके हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में मेन से क्वेश्चन आता है, प्री में नहीं आता है। टेस्ट को लेकर के तो स्किल टेस्ट की थोड़ी सी जानकारी आप समझ लीजिए। 15 मिनट का ये आपका टेस्ट होता है, लगभग 2000 वर्ड आपकी डिप्रेशन करने होते हैं, मतलब 2000 ऐसे मान लीजिए कि इतना वर्ड टिपना होता है, ठीक है। और ये जो होता है लगभग सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी होता है। कुछ यहाँ पर पोस्ट मतलब ये क्वालिफाइंग होता है, यहाँ से मान करके चलो डीएसटी विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके मार्क्स वार्क्स नहीं जुड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्री को लेकर के सबसे ज्यादा रहता है कि गुरुजी ये प्री वाला जो कट ऑफ है ना वो कितना जाता है लगभग। तो देखो मेरे भाई 2022 में 36,000 जब पद थे ना, तो यूआर का इतना कट ऑफ था, ओबीसी का 114 था, ईडब्ल्यूएस का 102 था, एससी का इतना था, एसटी का इतना था। उस समय मेरे भाई यहाँ पर लगभग इसका 10 गुना कैंडिडेट यानी 3,60,000 लिया गया था वैकेंसी का। उसके बाद में 2023 में आए मेरे भाई 8,415 पद, तो सीधा कट ऑफ 114 से जम करके 150 चला गया। ओबीसी का इतना, एससी का इतना, मतलब इस तरीके से यहाँ पे, और इसका लगभग आप अगर देख सकते हैं तो 10 गुना से थोड़ा सा कम लिया गया था, 71,000 के करीब में लिया गया था। उसके बाद हम 2024 में बात करें, हमें लगा कि वैकेंसी जो है वो बड़ी है तो कट ऑफ कम होगा, लेकिन कहानी उल्टी पड़ गई और यहाँ कट ऑफ बढ़ गया। आप देखेंगे इसके ऊपर में काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था, बहुत ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं
डिस्क्रिपेंसी सी पेपर में, प्री में भी था, मेंस में भी था, बट ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 2025 में ऐसा ना हो। यहां पर भी 10 गुना से कम कैंडिडेट लिया गया था। तो ऐसे ही आलम कुछ बार इस बार भी है, और चूंकि पिछली बार से वैकेंसी थोड़ी सी कम है तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ने की संभावना है। तो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिएगा। तैयारी में एक डिटेल वीडियो भी हम स्ट्रेटजी के लेकर के आएंगे, जहां पर हम संपूर्ण बातें आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, क्या रूटीन रहेगा और कैसे रहेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो थी आपके फॉर्म को जानकारी को लेकर के, कि कैसे आप फॉर्म में भर सकते हैं, गलती हो गई तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगा ना, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, एक एसएससी ने एक अपना टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। ये टोल फ्री नंबर पर आप जैसे ये रहा उनका टोल फ्री नंबर, तो यहाँ पर आप संपर्क करोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी